वेलकम टू पार्ट 2 द माइनोग्लाइकोसाइड्स में आपको इसके बारे में बताता हूँ। माइनोग्लाइकोसाइड्स के हम इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, जो कि मेजरली आपको बात क्लिनिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल यूजेस पे पता होने से पहले आपको ये तो पता होना कि इसका स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, स्पेक्ट्रम जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उससे क्लिनिकल यूजेस आप 1 मिनट के अंदर सारे याद कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के लिए आपने याद रखना सबसे पहली बात कि इट्स एक्शन बेसिकली इज ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपने जहन से एक्सक्लूड कर दो, लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, गोनोकोकाई, जितने भी हैं उनको अपने जहन से निकाल दो। सिर्फ आपने याद रखना कि जो माइनोग्लाइकोसाइड देयर यूज फॉर द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव कौन कौन से, देखो ग्राम नेगेटिव तो बेतहाशा है, उसमें कोकाई आते हैं, रॉड्स आते हैं, उसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो उनकी ही यूज़ होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाता है, लेस सीधा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कहते हैं इकोलाई, स्यूडोमोनास एंड प्रोटियस। ठीक है, मैंने अब देखो मैं आपको याद करने के मैं बता दूं कि मैंने इसमें लिखा क्यों है। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने लिखा है इकोलाई, स्यूडोमोनास एंड प्रोटियस। व्हाई हैव रिटन दीज थ्री थिंग्स टुगेदर। इसकी रीज़न ये होती है कि तीनों इन्फेक्शन कराते हैं यूटीआई का। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो यूटीआई वाले हैं, एक मिनट सॉरी मूविंग, यूटीआई के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूटीआई के अंदर जो तीन होते हैं, सूडोमोनास का इन्फेक्शन हो गया, प्रोटिस का ईकोल है, उसके लिए आ गया। उसके बाद दूसरी इसकी आ जाती है हीमोफिलिस इन द माइकोबैक्टीरियम। ऑफ कोर्स यू नो दैट हीमोफिलिस इन द माइकोबैक्टीरियम आर काजिंग द इन्फेक्शन इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ गया। उसके बाद ब्रुसेला, ब्रुसेला के लिए एक डिजीज, ब्रुसेला कौन सी डिजीज करता है, ब्रुसेला खुद ही डिजीज करता है, दैट इज नॉन द ब्रुसेलोसिस। ठीक है, वो कैसे होती है उसमें थोड़ा सा आपको नेक्स्ट बताऊंगा, अभी सिर्फ इसको आप याद कर लो। ठीक है, उसके बाद इंटेरिक ऑर्गेनिज्म, इंटेरिक वो होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर या फिर उस तरह मतलब जीएटी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीएटी वाले ऑर्गेनिज्म उसके अंदर 5 अपने याद रखने हैं। ठीक है, क्लेविसेला, प्रोटियस। देखो प्रोटियस मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि दोनों को मैंने इस वजह से अलग अलग कैटेगराइज किया है क्योंकि मैं इनको आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। ठीक है, तो प्रोटियस यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। उसके अलावा एंटेरोकोकस आ जाता है, एंटेरोबैक्टर लिस्टेरिया। ठीक है, ये देखो 5 ऑर्गेनिज्म मैंने बताया यहाँ पे यू फॉर द जीआईटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेसिलाई। ठीक है, बेसिलाई क्या करता है, बेसिलाई बेसिलरी डिसेंट्री कराता है। ठीक है, बेसिकली डिसेंट्री कराता है, ये ग्राम नेगेटिव टाइप के जो होते हैं। ठीक है, और ये डिसेंट्री कराते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ड्रग्स है लाइक द कोट्रामोक्सोजोल वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, होप आपको अभी तक जो है ग्राम इसका स्पेक्ट्रम समझ आ गई। ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो वंस अगेन इसको जो है वो दोबारा से सुन लो। ठीक है, इसको इस तरह क्लासीफाई करोगे तो आपको जहन में कंपार्टमेंटलाइजेशन जब हुई होगी तो आपको याद चीज़ होगा कि यूटीआई के लिए क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी एंड फ्लावरा। ठीक है सारा। अच्छा भी देखते हैं कि सबसे पहले यूजेस, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस जो कि यूज होते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्लाग एंड द टोलेरामा। ठीक है, प्लाग क्या होता है, प्लाग तो हर किसी को पता होगा कि रोडेंट से फैलने वाली एक बीमारी होती है, किसी ज़माने में एक वबा के तौर पर आई थी और बहुत ज़्यादा कॉमन थी। ठीक है, तो प्लाग जो है उसके लिए लाइक चूहों से फैलती थी। ठीक है, और मतलब हर चीज़ में चूहे घुसे थे, तो प्लाग वो बीमारी थी, उसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज़ किया गया। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी हिस्ट्री में है इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से कि प्लाग बहुत ही जानलेवा वाली बीमारी थी। उसके बाद आ जाती है टोलेरामा। टोलेरामा जो होता है ना, ये भी प्लाग की तरह की बीमारी होती है, सिर्फ फर्क ये होता है कि ये रैबिट से फैलती है, खरगोशों से। ठीक है, सो इफ़ यू आर हैविंग द रैबिट्स एट होम देन बी कॉशियस अबाउट दैट। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हैर है, लेकिन क्योंकि ये एपिडेमिक की फॉर्म में आती है और इस तरह नॉर्मली नहीं आती। ठीक है, उसके बाद ब्रुसेलोसिस। ठीक है, ब्रुसेलोसिस मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे भी कि ब्रुसेला के मैंने एक टर्म आपको कहा था कि बाद में बताऊंगा। ब्रुसेला के लिए हम इसको अकेले यूज़ नहीं करते बल्कि इसको यूज़ करते हैं डॉक्सासाइक्लिन। लेकिन अभी एक और मजे की बात आपको बताऊं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नॉट बीइंग यूज्ड टुडे फॉर द ब्रुसेला। ठीक है, अभी हम जो मोस्टली इसके लिए जेंटामाइसिन यूज़ करते हैं, लेकिन बट फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना पता होना चाहिए कि ये भी हम यूज़ कर सकते होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इसको हम टीबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। टीबी का ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आल्सो फॉर द एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये मैंने क्यों लिखा, मतलब आपको जल्दी बता रहा हूँ, उससे थोड़ी डिटेल बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो प्लाग और टेलेरामा के लिए 2 कंडीशन मैंने बताई क्या होती है, ब्रुसेला का क्या होता है बताया। ठीक है, अब कहते हैं इन तीनों के लिए जब हम यूज़ करेंगे ना, ओनली फॉर द 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते बिकॉज इट टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन जब हम टीबी के लिए देते हैं तो टीबी तो ऑफकोर्स देखो 7 से 10 दिन में ट्रीट होने वाला है नहीं, टीबी के लिए तो हमें ज़्यादा अर्से के लिए चाहिए, देन 4 to 6 वीक यानी कि 1 से 1.5 महीना इसके लिए, और एंडोकार्डाइटिस अगर हो जाए तो 2 मंथ के लिए इसको देते हैं। अब देखो मैंने कहा कि वहाँ पे टॉक्सिक, क्या यहाँ पे टॉक्सिसिटी उसकी नहीं होगी, यहाँ पे भी टॉक्सिसिटी उसकी होगी। ये नहीं वो कह सकते लाइक बीमारी बदल गई तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी, टॉक्सिसिटी उसकी यहाँ पे भी होगी। देन हम क्यों देते हैं, देखो जो प्रॉब्लम मेजर होता है उसको ट्रीट किया जाता है। टीबी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द टॉक्सिसिटी ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके लिए देते हैं, इस तरह हो जाता है। ठीक है, उसको एंडोकार्डाइटिस के लिए देते हैं। अच्छा देखो अब टीबी के लिए दिए तो ये नहीं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, बड़ी अच्छी अच्छी ड्रग्स अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल आइसोनियाजिड बहुत ही कॉमन है, और इस तरह के और भी ड्रग्स अवेलेबल है, तो उनको भी आपने देखना होगा लाइक वो उससे करना है। ठीक है, और उसके साथ कंबाइन एडजंक्ट दिया जाता है। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है। अच्छा अब एंडोकार्डाइटिस के बारे में मजे को बात बताता हूँ कि एक तो पहले ये देख लो कि ये पेनिसिलिन के साथ भी इसको कंबाइन किया जाता है और उसको सेफेलोस्पोरिन के साथ भी कंबाइन किया जाता है। अच्छा एंडोकार्डाइटिस जो होता है ना, वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से ज़्यादा होता है, लाइक द आप कह लो एंडोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस की वजह से होता है। तो मैंने तो कहा था कि ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे अपने याद रखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव के लिए भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्यों यूज़ हो रहा है, बिकॉज इट बीइंग कंबाइंड विद द पेनिसिलिन। जब पेनिसिलिन के साथ कंबाइन करते हो तो ऐसे जब पेनिसिलिन जब इसकी सेल वॉल को डैमेज करेगा, तो सेल वॉल को डैमेज करने के बाद क्या होगा, वहाँ से इसकी एंट्री इनटू द सेल जाके आसान हो जाएगी और मतलब सारा एक्शन ठीक हो जाएगा। तो पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन के साथ यूज़
यूज़ करके एंडोकार्डाइटिस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और भी ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट व्हेन कंबाइंड विद द पेनिसिलिन, या फिर पेनिसिलिन नहीं तो अगर दूसरा क्या आ जाता है सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, कि पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन के साथ अगर इसको कंबाइन करते हैं तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट कंडीशन, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी नॉर्मल डोज ये लाइक अगर याद आती है तो ठीक, मुझे तो कभी याद रही नहीं है कि 0.75 to 1 ग्राम होती है, ठीक है, एंड 30 मिलीग्राम टू पर किलोग्राम। अच्छा, एक और बात स्ट्रेप्टोमाइसिन की ना, मतलब आपको मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इसके हम एक ही लाइक यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं कि एक सिंगल डोज इसकी प्रेफर की जाती है नॉर्मली। इसकी रीज़न ये होती है जब आप सिंगल डोज देते हो तो इसका मैंने आपको बताया था कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये ज़्यादा देर की रहती है, ठीक है, तो आप कहते हैं इसकी सिंगल डोज प्रेफर की जाती है। लेकिन कुछ कंडीशन है जब इसके अंदर हम दिन में 3 मरतबा स्ट्रेप्टोमाइसिन देना प्रेफर करते हैं, वो कौन सी कंडीशन है? 2 कंडीशन अवाइवल याद रखनी है रीनल पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि किडनी का देखो जब प्रॉब्लम होगा तो अब अचानक से बहुत ज़्यादा डोज बंदे को दे दोगे तो इट विल कॉज द प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स किडनी फेलियर करा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं इट नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिन में 3 मरतबा जो है मतलब लाइक इसकी डोजेज है ना, तो दिन में 1 मरतबा दोगे नॉर्मल पेशेंट के अंदर तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन एंडोकार्डाइटिस में रीनल पेशेंट में दिन में 3 मरतबा देनी होगी, ठीक है, ये आपको याद हो गया। और क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गया, इतना से हम बात करते हैं जेंटामाइसिन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जेंटामाइसिन क्या है? जेंटामाइसिन की जो है ना यहाँ पे मैंने लिखे हैं 8 यूजेज लिस्ट किए हैं, ठीक है। सबसे मैंने एंडोकार्डाइटिस ही रखा है, एंडोकार्डाइटिस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों जगहों पे है, दोनों जगहों पे सेम है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो या सॉरी यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जेंटामाइसिन हो, ठीक है, दोनों के बारे में अपने याद रखना है कि दोनों को हम कंबाइन करते हैं विद द पेनिसिलिन विद द सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर यूज़ हम जेंटामाइसिन करते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि सस्ता है उसकी निस्बत और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इनफैक्ट हर बीमारी के लिए जो जेंटामाइसिन ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसके। उसके बाद देखो कि इसको हम यूटीआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव यूटीआई कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे मैं आपको साथ इसलिए लिखा है कि देखो इकोलाई सूडोमोनास प्रोटीज आर काजिंग द यूटीआई, मेनिंजाइटिस कौन करा सकते हैं? हीमोफिलिस करा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो निमोनिया, निमोनिया आल्सो कॉज्ड बाय द हीमोफिलिस एंड द माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। उसके बाद पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम डायलिसिस के बाद होता है, और सूडोमोनास को कराता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि सेप्सिस, ठीक है, बैक्टीरियल जो ग्राम नेगेटिव की सेप्सिस होती है उन सब के लिए। ये साथ मैंने लिखा है कि ये देख लो, मैंने यहाँ पे जनरली लिख दी है, लेकिन ये और भी ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स हैं कि जो ये बीमारियाँ करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेनिंजाइटिस होता है उसको कुछ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी करा सकते हैं, लाइक द स्टेफ वगैरह। उसके बाद यूटीआई को भी कुछ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म करा सकते हैं। तो ये याद रखने कि उनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ग्राम नेगेटिव वालों के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि ये ऑर्गेनिज्म मैंने साथ आपको बता भी दिए, लिस्ट कर दिए, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगी उसको दोबारा से थोड़ा पीछे बैक करके देख लो। उसके बाद ट्रॉपिकल यूजेस के लिए हम कहते हैं बर्न्स इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इतना, ठीक है। अच्छा, अभी ना ये होते हैं 2 मेजर ड्रग है, उसके बाद कुछ माइनर ड्रग है। माइनर का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनर का मतलब ये कि उनकी क्लिनिकल उस तरह हम यूजेज अभी तक कम है, ठीक है। उसमें क्या सबसे पहले देखो एमिकासिन, एमिकासिन के बारे में सिर्फ 2 बातें याद रखो, इट इज वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, इट इज मोर रेजिस्टेंट टू द ड्रग्स, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये जो एंजाइम मैंने आपको 3 बताए थे, वो एसिटाइल ट्रांसफेरेज थे, फास्फोट्रांसफेरेज थे एंड न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज थे, ये उनके रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट, लेकिन बात याद रखनी कि इट इज़ वेरी लेस यूज्ड। अब देखो मैंने कहा अच्छा है, लेकिन यूज़ क्यों कम करें? क्योंकि देखो वी हैव टू प्रिजर्व सम ड्रग्स कि जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन दोनों के अगेंस्ट होगी तो फिर भी तो कुछ चाहिए होगा ना, तो देन हम मिकामाइसिन को यूज करेंगे। अभी इन दोनों से काम चल रहा है। उसके बाद किनामाइसिन जो होता है इसका नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और ये इसको सिर्फ 2 चीज़ों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो तो है ना वाइड स्पेक्ट्रम, इसके स्पेक्ट्रम में छोटा है, ठीक है। इसको हम टीबी के लिए यूज करते हैं, लेकिन टीबी के लिए जब सब थेरापी फेल हो जाती है तो एंड पे हम इसकी ट्राई कर लेते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजिड वगैरह रहते हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन मतलब इस कंडीशन में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में बेसिकली होता है कि देखो जब लिवर फेल हो जाता है ना, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास बॉडी के अंदर अमोनिया ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जो लिवर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे वो NH3 यानी कि अमोनिया प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। NH3 फिर अमोनिया जब प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन बैक्टीरियाज को नॉर्मली किल करते हैं। ये लोकल एक्शन करता है, ठीक है। ये एमसीक्यू की लिहाज से कि लोकल एक्शन के थ्रू हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को ट्रीट करते हैं। तो नियोमाइसिन इसका भी सेम एक्शन है, ठीक है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। और इसके अलावा बर्न्स के लिए भी नियोमाइसिन एंड द फ्रेमिसिन यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेमासाइटिन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिमोमाइसिन। प्रिमोमाइसिन के बारे में याद से एक एमसीक्यू की याद से है कि इंटेस्टाइनल अमीबोसिस, ठीक है। इंटेस्टाइनल अमीबोसिस के लिए और भी बड़े अच्छे ड्रग है, लेकिन फिर भी इसका जो यूज है प्रिमोमाइसिन का वो एक यही है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था इसके एडवांस पैक क्लिनिकल यूज तकरीबन खत्म हो गए। एडवांस पैक में जल्दी जल्दी से बताता हूँ कि इसके वैसे नॉर्मली जो होते हैं ना जितने सारे वो तो इसके होते ही होते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होते हैं कि ओरली अगर दे रहे हैं तो हमारे पास नजिया वोमिटिंग डायरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है क्योंकि वो हमेशा होने हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कुछ हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। इसमें इवन एनाफिलेक्सिस तक हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन में, और सारी होते हैं, ठीक है। जो मेजर है ना वो याद रखने के नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ऑटोटॉक्सिक होता है एंड आल्सो द इट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज, ठीक है। अब देखो जब ऑटोटॉक्सिक का मतलब करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब ड्रग क्यों ऑटोटॉक्सिक है, इसकी रीज़न ये थी कि मैंने आपको बताया था कि इट्स इंक्रीज कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, ठीक है। एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के जब ज़्यादा हो जाएगा एज ए रिजल्ट कान को मतलब ऑटोटॉक्सिसिटी करा सकता है, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है कि बेसिकली टेनोइटिस होता है, वर्टिगो होता है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक कौन कौन से होते हैं? नियोमाइसिन, किनामाइसिन एंड द तीसरा आ जाता है साथ में हमारे पास एक्टिनामाइसिन, ठीक है।
सॉरी एमिकासीन मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एमिकासीन होता है। उसके नेफ्रोटॉक्सिक के बारे में याद रखेंगे। नेफ्रोटॉक्सिसिटी बेसिकली हम कहते हैं ज़्यादातर जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन और टोब्रामाइसिन से होती है, ठीक है, इन तीनों से होती है। और नेफ्रोटॉक्सिक बेसिकली नेफ्रोटॉक्सिसिटी एक बात है ठीक है, इफ इट इज नेफ्रोटॉक्सिक देन इट इज आल्सो द ऑटोटॉक्सिक, ठीक है, उसको भी नाशकार होता है। इट आल्सो कॉजेज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज। इसको ट्रीट करने के लिए हम कैल्शियम या फिर नियोस्टिग्मिन देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।